डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में चैप्टर देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से जेईई एडवांस में डायरेक्ट प्रॉब्लम कम आती हैं, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत यूज़ होता है। तो देखते हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। और उसमें बात की जाए टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कंप्लीट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होता, या आप कह सकते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ऐसी रिएक्शंस में अपन देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगी बिटवीन वीक एसिड और वीक बेस के बीच में, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और इसी तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 जो होगा वो भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और आगे बात की जाए अगर इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होंगी जिनमें कंप्लीट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें अगर बात की जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, लेकिन इस बार ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी, या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होंगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें किसी कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन हो रहा हो। जैसे AgNO3 में जब हम NaCl मिलाते हैं तो इसमें प्रेसिपिटेट बनता है AgCl का। इस टाइप से AgCl, AgBr, AgI, BaSO4 ये सब प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अगर ये किसी रिएक्शन में बन रहे हैं तो वो रिएक्शन भी काफ़ी फास्ट होती हैं और लगभग 100% आपकी कंप्लीट होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को अपन कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम में मेनली हम जिन रिएक्शंस की बात करेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। तो देखते हैं आगे स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें तो इक्विलिब्रियम दो टाइप के होंगे। एक तो होगा आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो केमिकल स्टेट होता है वो एक ही है, फिजिकल स्टेट में उनका चेंज होता है। जैसे H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम बना ले H2O गैस के साथ, उसने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया है, सिर्फ अपना फेज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर लिया है। दूसरा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और केमिकली रिएक्ट करते हैं, मतलब जो उनका मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर H2 और Cl2 एक दूसरे से रिएक्ट करके 2HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो वाला जो एग्जाम्पल है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा, और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। अपने को दोनों इक्विलिब्रियम स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। तो अब बात की जाए इक्विलिब्रियम की, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो या फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, हम सबको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि रिवीजन इन सबका टॉपिक्स का छोटे छोटे टॉपिक्स का हम कर लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A B से रिएक्ट करके C और D बना रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट होगा R फॉरवर्ड, वो प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास A का पावर m1 एक्टिव मास B का पावर m2। ये होगा आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अपन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा Kf, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। इसी टाइप से अगर बैकवर्ड रेट अगर अपन लिखना चाहें तो बैकवर्ड रेट इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा C का एक्टिव मास C का पावर n1 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C, और AD एक्टिव मास ऑफ D का पावर n2 यानी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D। अगर अपन बात करें इसको वापस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं बैकवर्ड रेट कांस्टेंट AB। अब इक्विलिब्रियम पर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाती है? बैकवर्ड रेट के। तो फॉरवर्ड रेट जब बैकवर्ड के बराबर हो जाएगी तो अपन कहेंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और R फॉरवर्ड इक्वल टू हो जाएगा क्या? R बैकवर्ड। और यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ से इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं KF अपॉन KB इक्वल्स टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C का पावर n1 एक्टिव मास D का पावर n2 एक्टिव मास A का पावर m1 एक्टिव मास B का पावर m2। ये n1 n2 और m1 m2 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। बात आती है कि सर आप सारा बता रहे हो यहाँ पर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्टिव मास क्या होता है। सिंपल वे में बात की जाए, अगर डायरेक्ट ज़्यादा कन्फ्यूज अपने को नहीं करना है, तो सिंपल सी बात अपन ये कह सकते हैं कि एक्टिव मास जो होता है उसे दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन माना जा सकता है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो Kc है तो, यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास Kc है तो जो एक्टिव मास होगा उसकी जगह अपन लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन को। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Kp कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी जगह एक्टिव मास की जगह पर आ जाएगा जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका पार्शियल प्रेशर। लेकिन इसमें प्रिकॉशन स्टूडेंट्स हमको रखना है, जिन सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है
यानी रिएक्शन के ड्यूरेशन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, उनका एक्टिव मास 1 होता है। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स? तो ऐसा सब्सटेंस हो सकता है सॉलिड, कोई प्योर लिक्विड आ रहा हो तो प्योर लिक्विड, और सॉल्वेंट। तो इन तीनों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम केपी केसी कैलकुलेट करेंगे, और कभी भी हमें सॉलिड, प्योर लिक्विड या फिर सॉल्वेंट का एक्टिव मास कभी रखना है तो उसका वैल्यू हम 1 रखेंगे। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये बताया है आपको कि केसी में ए, बी, सी और डी ये कॉन्सेंट्रेशन है, और केपी में पी ए, पी बी, पी सी और पी डी आपके पार्शियल प्रेशर हैं ए, बी, सी एंड डी के। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे अगर अपन चाहें तो केपी केसी अभी अपन ने देख लिया। प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो केपी होगा, और कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखें तो केसी होगा। तो अब देख लेते हैं कि केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है। तो केसी इक्वल्स टू अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अभी अपन ने देखा सी का पावर सी, डी का पावर डी अपॉन ए का पावर ए, बी का पावर बी। यहाँ पर ए बी सी डी की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी बी इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी बी इक्वल्स टू एन आर टी से देखें तो पी आई, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस की अगर अपन बात करें, कोई सब्सटेंस की बात करें तो उसका प्रेशर पी आई, मान लीजिए आई कोई सब्सटेंस है तो उसका प्रेशर पी बी इक्वल्स टू एन आर टी से हम क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू एन आर टी बाई बी लिख सकते हैं। तो अपन किसी सब्सटेंस आई का प्रेशर निकाल रहे हैं तो उसे लिख सकते हैं एन आई अपॉन बी आई इंटू आर टी, और एन आई अपॉन बी आई ये होंगे उस आई सब्सटेंस के मोल और ये होगा आई सब्सटेंस का वॉल्यूम। तो इसको अगर कैलकुलेट करके लिखे जाए तो कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं सी आई, जिसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या जाएगा, आई का पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू आई की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी आ जाएगा। तो अब अपन चाहें तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आई का पार्शियल प्रेशर आई की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी आया, ये अपन ने सारा सॉल्व करके देखा, उसी टाइप से अपना यहाँ पर ए का पार्शियल प्रेशर ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी हो जाएगा, बी का पार्शियल प्रेशर बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी हो जाएगा, और सोन इसी तरीके से सी और डी के लिए हो जाएगा। तो अब अगर अपन चाहें तो केपी का एक्सप्रेशन ये होता है हमारे पास। इस केपी के एक्सप्रेशन में पीसी, पीडी, पीए और पीबी का अपन वैल्यू रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये चारों वैल्यूज पीए, पीबी, पीसी और पीडी इसमें पुट कर दिए तो एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखिएगा आप, सी का पावर सी, डी का पावर डी और ए का पावर ए, बी का पावर बी, मैं ये बाहर निकाल सकता हूँ। और सारे आर टी जो भी आएंगे, बताइए अगर कॉमन ले लिया जाए ऊपर और नीचे से आर टी को, तो ऊपर आर टी का पावर क्या जाएगा, तो आप देखेंगे ऊपर आर टी का पावर आएगा सी प्लस डी आर टी का पावर आ जाएगा अगर अपन देखेंगे, और नीचे आर टी का पावर क्या आएगा, ए प्लस बी, और कंबाइंड फिर आर टी का पावर अगर अपन देखें तो ऊपर से आएगा सी प्लस डी, नीचे से आएगा ए प्लस बी, कंबाइंडली ये क्या हो जाएगा, आर टी का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बच जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। अब हमको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है केसी को। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास केसी, इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास केसी, और आर टी का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा एन जी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अपन सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन जी। और कोई पूछेगा डेल्टा एन जी क्या होगा, तो डेल्टा एन जी होगा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए सी और डी की अगर अपन बात करें तो सी और डी क्या थे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट थे, और ए और बी क्या है बताइए, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है। तो आर टी का पावर क्या आ रहा है अपने पास, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो बोल सकते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और पावर लगा देंगे, इस पूरे को लिख देंगे डेल्टा एन जी। तो केपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केपी इक्वल्स टू हो जाएगा केसी आर टी का पावर डेल्टा एन जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आगे चलें तो अपन ने ये तो देख लिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, केपी केसी, और उन दोनों के बीच में रिलेशन भी हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं किन किन फैक्टर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, यानी वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा। अब बात की जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देख लिया था। केएफ और केवी की अगर बात की जाए तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पर। तो ये डिपेंड करते हैं केएफ और केवी टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर।
तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम भी जो डिपेंड कर सकता है मैक्सिमम दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, एक तो टेम्परेचर, दूसरा कैटलिस्ट। यहाँ पर अगर अपन KF का वैल्यू लिखें तो KF का वैल्यू आर्नियस इक्वेशन से हो जाएगा A फॉरवर्ड e⁻ EA/RT, जहाँ पर EA जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी। और KB का वैल्यू अगर लिखें तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा e⁻EV/RT। यहाँ पर EB जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी जब प्रोडक्ट वापस मिलकर रिएक्टेंट बनाएंगे तो उस टाइम पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, वो EB को डिनोट कर रहा है। यहाँ से अगर आगे सॉल्व करें तो इसको टर्म को ऊपर लेके जाएंगे हम, और A फॉरवर्ड अपॉन A बैकवर्ड जो आर्नियस कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके रेशियो को अपन लिख देंगे A ब्रैकेट में EA-EB/RT। अब स्टूडेंट्स हमको पता है यहाँ पर अगर बात की जाए कि EA-EB जो होता है, EA-EB यानी ये डिफरेंस, ये EA और ये EB, इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं डेल्टा H। तो EA-EB इसे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा H, और अपॉन आ जाएगा RT। अब स्टूडेंट्स EA-EB दोनों कैटलिस्ट पर डिपेंड करते हैं, यानी दोनों कैटलिस्ट से चेंज होते हैं, लेकिन खास बात ये होती है कैटलिस्ट मिलाने पर जितना EA में चेंज आता है उतना ही EB में चेंज आता है। मान लीजिए अपन ने कैटलिस्ट मिलाया तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और EA का वैल्यू अगर किसी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मान लीजिए x से कम होगा तो EB का वैल्यू भी क्या, x से कम होगा। यानी अगर अपन बात करें तो डेल्टा H मैंने आपको बताया था अभी क्या होगा, EA-EB होगा। और अगर कैटलिस्ट मैंने डाल दिया EA-EB होगा, कैटलिस्ट डाल दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मान लो x अमाउंट से कम हो गई तो EA-X, बैकवर्ड की भी कितने से ही कम होगी, x अमाउंट से ही कम होगी, तो जो हो जाएगा EB-X। अल्टीमेटली डेल्टा H का वैल्यू जब आप निकालोगे तो डेल्टा H का वैल्यू वापस कितना आ जाएगा, डेल्टा H का वैल्यू वापस आ जाएगा EA-EB। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट डालने पर एक्टिवेशन एनर्जीज में तो चेंज होता है जिसके कारण KF KB में चेंज होता है, पर डेल्टा H में कोई चेंज नहीं होता। और डेल्टा H में चेंज नहीं होता इस कारण से ही अपन ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की खास बात होती है कि कैटलिस्ट से चेंज नहीं होगा। तो अब कैटलिस्ट वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। दूसरा फैक्टर मैंने कौन सा बताया था, टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर वाला एक्सप्रेशन देखो इसमें आ रहा है अभी भी, तो अपन ये कह सकते हैं कि K इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट पर तो डिपेंड नहीं करता लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है जरा देख लेते हैं। यहां से अगर अपन बात करें कि इक्विलिब्रियम A e⁻ की, इसमें अपन लोगारिथम ले लेते हैं दोनों साइड। इसमें यहाँ पर लोगारिथम अपन ले सकते हैं, लोगारिथम ले लें तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, इसमें इसका लोगारिथम ले लिया अपन ने दोनों साइड, तो ln K इक्विलिब्रियम -ΔH/RT प्लस ln A, ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। पहले ग्राफ दे देख लेते हैं। ग्राफ की बात करें तो इसमें ln K इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/T के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो बाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ ln K इक्विलिब्रियम और यहाँ पर ले रहा हूँ 1/T। अब देखिए रिएक्शन दो टाइप की होंगी। रिएक्शन दो टाइप की कौन कौन सी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का डेल्टा H पॉजिटिव होता है। अब डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ पर 1/T का 1 कर्व अपन प्लॉट कर रहे हैं K इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/T, ln K इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/T। और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1/T का जो ये कोफिशिएंट है, ये सारी टर्म डेल्टा H/R माइनस में डेल्टा H/R, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा H का वैल्यू अगर पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए तो आप कह सकते हो माइनस आगे लग रहा है, इस कारण से स्लोप का वैल्यू नेगेटिव होगा। और स्लोप का वैल्यू नेगेटिव होगा तो कर्व को प्लॉट करें तो इस तरीके से अपने पास कुछ कर्व आ जाएगा, जैसा इस फर्स्ट कर्व में अपने को बताया गया है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। मैं स्टूडेंट आपसे पूछता हूं, बताइए 1/T को बढ़ाने से ln K इक्विलिब्रियम का क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर ln K इक्विलिब्रियम कम हो रहा है 1/T को बढ़ाने से। 1/T का बढ़ाने का मतलब होता है T को कम करना। 1/T को बढ़ाने का मतलब होगा T को कम करना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं T को कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम हो रहा है? तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में T को कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब T को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ भी जाएगा। सिमिलर बात करें अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा H नेगेटिव होता है, और डेल्टा H अगर नेगेटिव है
तो यहाँ पर देखिए ये डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो जो कर्व का स्लोप है वो पॉजिटिव आने लग जाएगा। तो इस तरीके से कर्व आएगा। और अब देखिए मैं आपसे वापस पूछूं कि 1/t के बढ़ने पर बताओ ln के इक्विलिब्रियम का क्या हो रहा है। सो आप कहोगे कि सर 1/t के बढ़ने पर ln के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। 1/t का बढ़ना, ये देखो इसका बढ़ना, इधर जाएंगे तो ये 1/t बढ़ेगा, 1/t का बढ़ना t का क्या हो जाएगा, कम होना हो जाएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर अगर कम होगा तो ln के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा, और ln के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा टेम्परेचर कम होने से। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने पर बात करें तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर ln के इक्विलिब्रियम या के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूड भी कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम हो जाता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है। आगे अगर बात करें स्टूडेंट्स तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होने पर। अगर मैं इसको कोरिलेट करना चाहूँ कि दो अलग अलग टेम्परेचर T1 एंड T2 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कोरिलेट होंगे, तो उनको कर सकते हैं। किस टाइप से देखिएगा जरा। मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू था के इक्विलिब्रियम 1, और T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू था के इक्विलिब्रियम 2। अब अपने को पता है इसका लॉगरिथमिक फॉर्म अगर अपन देखें, देखिए यहाँ पर ln अपन ने लिया था, उसी टाइप से यहाँ देखिए यही ln लेकर अपन ने ये इस इक्वेशन को वापस लिख दिया। इसी इक्वेशन को देखिए, यही वाली इक्वेशन को जो इससे अपने पास आ रही है, इसी इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें दो बार टेम्परेचर से सेटिस्फाई करा सकते हैं। पहले जब T1 रखेंगे ये T का वैल्यू तो यहाँ के इक्विलिब्रियम 1 हो जाएगा, और इसी T का वैल्यू T2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम 2। लेट सपोज इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा के ln के इक्विलिब्रियम 2 माइनस ln के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन RT2 प्लस डेल्टा एच अपॉन RT1। यहाँ पर अगर अपन चाहें तो डेल्टा एच अपॉन आर को यहाँ से बाहर ले सकते हैं कॉमन लेकर, तो ln के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन ln के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आपस में कोरिलेट होंगे उसको डिनोट कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो उस पर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ एक चीज़ पर और भी डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटलिस्ट वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप रिएक्शन को कैसे लिख रहे हो इस बात पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। किस तरीके से देख सकते हैं, देखिएगा। मान लीजिए आपने रिएक्शन लिखा A से B, और A से B आपने रिएक्शन लिखी, मान लीजिए अपनी रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B अपॉन A। हमको पता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये अपना के इक्विलिब्रियम होगा। जहां पर मैं Kc कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन में रखा। अब बताइए अगर मैं इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसी रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका Kc अपन कैसे लिखेंगे, जिसको मैंने Kc डैश लिखा, तो वो हो जाएगा B का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, क्योंकि इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डबल हो गए हैं अब। और अगर ये B का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये होगा Kc, जो ये अपना पुराना Kc था उसका होल स्क्वायर। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर किसी सर्टेन कोएफिशिएंट से हम हमारी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो जो Kc होता है उसका पावर भी, या वो कोएफिशिएंट उस Kc का क्या बन जाता है, पावर। जैसे 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा Kc डैश था वो हो जाएगा Kc का पावर 2। इसी तरीके से मान लीजिए आपने 2 का डिवाइड कर दिया। अब 2 का डिवाइड करने का मतलब इनडायरेक्टली 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा तो Kc डबल डैश क्या जाएगा, B का पावर 1/2 A का पावर 1/2। और इसको कोरिलेट करें तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर कोरिलेट करने की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Kc की पावर होल पावर 1/2। तो आप ऊपर वाले से समझ सकते हैं इसी एग्जाम्पल से कि भाई इसका कोएफिशिएंट 2 था तो पावर 2 लग गया, इसमें 2 का डिवाइड किया मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं
कि जिस कॉफिशिएंट का आप डिवाइड कर रहे हो वो कॉफिशिएंट केसी के पावर में आ जाएगा, लेकिन डिवीजन होकर आएगा। जैसे 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो केसी का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर अपन ने मान लीजिए रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया, बी से ए इस तरीके से लिख दिया, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो अपन पुराने अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोरिलेट करें केसी से, तो हमारा इस रिएक्शन का केसी है बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन, और अपन ने ये उल्टा लिख दिया बी से ए, तो इसका क्या हो जाएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बी की कॉन्सेंट्रेशन। दोनों को कोरिलेट करें तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर इसको और इसको कोरिलेट करें तो केसी डबल डैश आ जाएगा 1 अपॉन केसी। सो यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन में चला जाता है। यानी जैसे अपन ने इसको रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी था वो हो जाएगा 1 अपॉन केसी। लास्ट में अपन देखते हैं अगर दो रिएक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, लेट सपोज ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, एक्स से वाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC1 है और वाई से जेड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास KC2 है। इन दोनों को ऐड कर दें तो रिएक्शन आ जाएगी एक्स से जेड। अब एक्स से जेड इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो होगा जेड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एक्स की कॉन्सेंट्रेशन, जेड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एक्स की कॉन्सेंट्रेशन, ये अपने पास हो जाएगा। अब अगर अपन देखें जो KC3 है वो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो आप KC3 को कैसे ला सकते हैं, देखिए इस KC1 और KC2 को आप मल्टीप्लाई करिए जरा, KC1 और KC2 को मल्टीप्लाई करिए, KC1 KC2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y कैंसिल आउट होने के बाद जो KC1 और KC2 का मल्टीप्लाई आएगा वो z अपॉन x ही आएगा। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो इसको ऐड करने पर फाइनल रिएक्शन बनी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC3 था, उस KC3 का वैल्यू हो जाएगा KC1 इंटू KC2। यानी दो रिएक्शंस को जब ऐड किया जाता है और उन्हें ऐड करके कोई फाइनल रिएक्शन आती है तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। और एक से ज़्यादा रिएक्शन को दो से ज़्यादा रिएक्शन को अगर अपन ऐड करते हैं तो जैसे 3 या 4 रिएक्शन को ऐड करें तो उन सब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अपना ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स आगे देखें तो एक एग्जाम्पल अपने पास है, अपने को कहा है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को कैलकुलेट करना है। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 है तो जरा देखते हैं इस वाली रिएक्शन का अपने को कैलकुलेट करना है। और यहां से देखिए बताइए इसमें कौन कौन से प्रोसीजर करे गए हैं, तो आप कह सकते हो कि सर एक तो इस रिएक्शन को उल्टा किया गया है, देखो HI की जगह HI आ गया, यहां पर 2HI था, तो एक तो उल्टा किया तो ये जो 64 है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 64, क्योंकि मैंने बताया अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 64 हो जाएगा। इसको अगर रिवर्स करेंगे, लेकिन रिवर्स करने के बाद ये इक्विलिब्रियम क्या बनेगा 2HI से क्या बनेगा H2 प्लस I2, ये बनेगा अपने पास। इसका आ जाएगा अपने पास कितना, इसका आ जाएगा 1 अपॉन 64। लेकिन बात ये आती है अपने से इसका नहीं पूछा, अभी कितने का डिवाइड और करना पड़ेगा बताइए, 2 का, तब इसका कोएफिशिएंट 1 और हाफ आएगा, तो 2 का डिवाइड कर दें तो HI की इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2 और यहां पर हाफ और यहां पर भी हाफ, तो बताइए अब 2 से डिवाइड कर दिया तो अपन क्या करेंगे 1 अपॉन 64, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई का पावर कितना लगा देंगे 1/2, और पावर अगर 1/2 लगा देंगे तो यहां से ये सॉल्व करके इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा 1/8, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा 0.12 के बराबर हो जाएगा, 0.12 के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में या आज वाले वीडियो में अपन ने क्या देखा, ये देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली थ्योरेटिकली डिपेंड करता है किस पर, थ्योरेटिकली डिपेंड करता है रिएक्शन को आप किस तरीके से लिख रहे हैं उस मेथड पर, और अगर बात की जाए तो दूसरा फैक्टर कौन सा है टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें पहली एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स कि नेट जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा वो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। किस टाइप से, किसी भी टाइम पर किसी भी इंस्टेंट पर अगर अपन कैलकुलेट करें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कैलकुलेट करें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये वाली चीज़ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसे बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट Q।
अब बात ये आती है कि सर आपने ये कहा था कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को तो के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आप एट इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो तो उसे आप के इक्विलिब्रियम के बराबर बोल सकते हो, और अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आप किसी भी इंस्टेंट पर निकाल रहे हो, चाहे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है चाहे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, किसी भी टाइम पर अगर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकाल रहे हो तो उसे रिएक्शन क्वोशिएंट आप क्यू कहोगे। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू क्या हो जाएगा, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। आपने क्यू का वैल्यू निकाला और क्यू का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पर क्यूसी कैलकुलेट किया और क्यूसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पर जितना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होना चाहिए था उससे ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को क्या होना पड़ेगा, कम। और कम कब होगा, जब रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर QC का वैल्यू KC के वैल्यू से ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी ताकि वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। इसी टाइप से अगर आपका QC का वैल्यू KC से कम है, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जितना इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए था उससे कम है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जितना इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए था उससे कम है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए उसे बढ़ना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट को बढ़ना पड़ेगा, रिएक्टेंट को कम होना पड़ेगा, तब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बढ़ेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, या नेट रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब QC का वैल्यू अगर KC से कम है तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आपने Q को कैलकुलेट किया और QC का वैल्यू KC के बराबर आ जाता है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जितना इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए था अभी उतना ही है। इस तरीके से स्टूडेंट्स नेट रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन भी अपन इस पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दी है, NOBr गैस से बन रहा है NO गैस प्लस हाफ Br2, और इसमें आपसे पूछा है कि बताइए कि Br2 का प्रोडक्शन होगा या Br2 कंज्यूम होगा, मतलब नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर फॉरवर्ड में जाएगी तो Br2 प्रोड्यूस होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो Br2 कंज्यूम होगा। अपने को किसी इंस्टेंट पर NOBr, NO और Br2 इन तीनों का प्रेशर दिया है, इसकी हेल्प से हमने QP कैलकुलेट किया और QP कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आता है 0.36। अब QP का वैल्यू 0.36 आ रहा है, तो ये देखिए ये KP के वैल्यू से क्या आ रहा है ज़्यादा, KP का वैल्यू है 0.15, QP का वैल्यू है 0.36, QP का वैल्यू KP के वैल्यू से ज़्यादा है, और QP का यानी रिएक्शन क्वोशिएंट का वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है तो नेट रिएक्शन किधर जाएगी, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। और नेट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ब्रोमीन है Br2 उसका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन होने लग जाएगा। तो स्टूडेंट ये था पहला एप्लीकेशन जिसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन का नेट डायरेक्शन क्या होगा। अब दूसरा एप्लीकेशन अपने पास स्टूडेंट्स आता है। दूसरे एप्लीकेशंस में जो अपन पढ़ेंगे वो होगा अपने पास कि नेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, यानी इक्विलिब्रियम पर नेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना होगा किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में, ये अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी में स्टूडेंट्स हम के इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। देखते हैं दोनों कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। पहले यहाँ पर कुछ और चीज़ें अपन देख लेते हैं। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर QC बराबर KC होगा और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में अपन ने लिखा हुआ है, चाहे तो इसे मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे जरा देखिए, C का कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, CK मोल अपॉन वॉल्यूम। उसी तरीके से D की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, DK मोल अपॉन वॉल्यूम। अब इस तरीके से मैं C, D, A और B सबकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं मोल अपॉन वॉल्यूम के टर्म में लिख दूंगा, मोल अपॉन वॉल्यूम के टर्म में लिख दूंगा तो सब में 1/b कॉमन आ जाएगा, तो 1/b का होल पावर क्या बन जाएगा, C प्लस डी माइनस A प्लस बी, और ये सारे टर्म मोल क्या जाएंगे, C के मोल, D के मोल, A के मोल और B के मोल, और 1/b का पावर हो जाएगा C प्लस डी माइनस A प्लस बी, और C प्लस डी माइनस A प्लस बी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा Ng। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि KC का कैलकुलेशन मोल के टर्म में अगर अपने को करना है तो मोल के टर्म में अपन ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से KP की बात की जाए तो KP का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, C का पार्शियल प्रेशर का पावर C, D का पार्शियल प्रेशर का पावर D, D का पार्शियल प्रेशर का पावर D, A का पार्शियल प्रेशर का पावर A, B का पार्शियल प्रेशर का पावर B।
इससे अपन केपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन केपी की कैलकुलेशन में भी हमको कई बार प्रेशर की जगह मोल दिए जाएंगे, तो देख लेते हैं कि अगर इसको मोल में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर इसी टाइप से देखें तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा सी के मोल अपॉन टोटल मोल, जिसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीसी इक्वल्स टू एनसी पीटी अपॉन एनटी, यानी कि आप सी का पार्शियल प्रेशर को लिख सकते हो सी के मोल मल्टीप्लाई में पीटी अपॉन एनटी। सिमिलर डी के लिए भी लिख सकते हो। सब में जब आप लिखोगे तो ये टर्म जो है पीटी अपॉन एनटी, ये टर्म कॉमन आएगी, और ये टर्म अगर कॉमन आएगी तो अपन इस टर्म को कॉमन लेके लिखेंगे तो इसका पावर बन जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर मोल वाले टर्म आ जाएंगे। सिमिलर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी, यानी पीटी अपॉन एन टी का होल पावर क्या बन जाएगा, डेल्टा एन जी, और आगे टर्म किसके आ जाएगा, सी के मोल का पावर सी, सी के मोल का पावर सी, डी के मोल का पावर डी, ए के मोल का पावर ए, बी के मोल का पावर बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के पी को ये भी देखा कि मोल के टर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मोल के टर्म में भी इनकी रिक्वायरमेंट बनेगी। अब इस पर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस ओवरऑल इस पर बनते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम पर अमाउंट दिया गया है तो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, N2 का अमाउंट कितना है 1, H2 का अमाउंट कितना है 2, और NH3 का अमाउंट कितना है अपने पास 3 मोल। हमको Kp निकालना है, तो Kp इक्वल्स टू मोल के टर्म में क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ब्रैकेट में क्या आएगा Pt अपॉन Nt का होल पावर डेल्टा एन जी, जो अभी अपन ने देखा था इससे जस्ट पहले। ये देखिए इस तरीके से ये वाला रिलेशन में यूज कर रहा हूँ, ये वाला रिलेशन में यूज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 1, 2 का पावर 3, Pt टोटल प्रेशर कितना है 100 अपॉन Nt टोटल मोल। अब ध्यान रखिए टोटल मोल में हमको सारे मोल लेने हैं जो भी गैसियस कंपोनेंट कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, उन सबके टोटल मोल लेने पड़ेंगे, चाहे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि टोटल प्रेशर जो लगता है वो सारे गैसियस मोल्स के कारण लगता है ये Pt। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 10 का होल पावर डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा -2। Kp को यहाँ पे सोल्व करके लिखें तो Kp यहाँ से आ जाएगा 9/800। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें अभी अपन ने Kp को कैलकुलेट किया, इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकती थी, या तो हमें अपने को इनका अमाउंट दिया जाए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पर, इससे Kp कैलकुलेट करें, या कई बार क्या होता है इनमें से किसी एक को अननोन रख दिया जाए, जैसे अमोनिया का अमाउंट आपको नहीं देता Kp आपको दे देता है, यानी Kp मालूम है किसी एक का अमाउंट आपको नहीं दिया तो वो भी अपन निकाल सकते थे। तो इस तरीके से अपन किसी अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट अननोन है, Kp दिया है तो उसे निकाल सकते हैं, और सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट अगर हमको दिया है तो उसकी हेल्प से Kp भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर टाइप 2 प्रॉब्लम है, इसमें आप अमाउंट देखिए T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू 0 पर अपने को T इक्वल टू 0 पर अगर आप देखेंगे T इक्वल टू 0 पर हमको A का मोल दे रखा है 2 मोल, B का मोल दे रखा है 1 मोल, और A भी बोला है कि कुछ भी नहीं है। सो अब ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है, ये स्टार्टिंग की इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन है तो इस टाइम पर अगर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकालेंगे तो उसे के इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, क्योंकि के इक्विलिब्रियम के बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, लेकिन कब होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया हो। तो मान लेते हैं कुछ टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, तो इसमें से मान लीजिए एक्स मोल रिएक्ट कर गए, इसमें से एक्स जाएंगे तो इसमें से भी एक्स रिएक्ट करेंगे, और इसके कितने बन जाएंगे 2x मोल बन जाएंगे। अपने को इनिशियल अमाउंट मोल में दिया है तो ये अमाउंट भी हम लोगों ने मोल में लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, Kp का वैल्यू दिया है और हमसे किसके मोल पूछे हैं, Ab के मोल पूछे हैं, तो अब इक्वेट कर सकते हैं। तो Kp को अगर अपन लिखें, अभी हमने मोल के टर्म में लिखना सीखा था, बताइए मोल के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ब्रैकेट में क्या जाएगा Pt अपॉन Nt का पावर डेल्टा एन जी। यानी देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में Ab के मोल कितने होंगे 2x का होल पावर कितना बनेगा 2, बताइए A2 ये कितना होगा 2 माइनस एक्स, बताइए B2 ये कितना होगा 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा Pt अपॉन Nt का होल पावर डेल्टा एन जी। तो टोटल प्रेशर यानी दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो अपन Pt लिख लेते हैं, अपॉन क्या लिख लेते हैं Nt का होल पावर क्या कर देते हैं डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा जरा देखें इसका
2 माइनस -1 तो कितना हो जाएगा 0, यानी PT अपॉन NT का होल पावर हो जाएगा डेल्टा एन जी 0 होगा। तो आप बोल सकते हो KP जो दिया है हमको 4 इक्वल्स टू क्या होगा 2x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। यहां से अपन निकाल सकते हैं और यहां से सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2/3। अब x का वैल्यू 2/3 आ रहा है तो AB के मोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ AB वो अपने पास हो जाएंगे 2x का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2/3 और 2 इंटू 2/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अमाउंट जो हमको देता है इक्विलिब्रियम पर ना देकर इनिशियल अमाउंट देता है। अब इसी में आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में एक टर्म अपने को इंट्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है इसको समझ लेते हैं। टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। बात आती है सर इसका मीनिंग क्या, तो समझते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है 3x गैस से 9y गैस और z गैस। ये रिएक्शन है t इक्वल टू 0 पर अपने को इसका x का यानी रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है a मोल में भी हो सकता है, मोलरिटी या प्रेशर में, तीनों में से किसी भी टर्म में हो सकता है। सो a का इसका x का इनिशियल अमाउंट a दिया है। मान लो इक्विलिब्रियम पर जब ये रिएक्शन पहुंचती है t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर तो इसमें से x मोल रिएक्ट कर जाता है, इसमें से स्मॉल x मोल रिएक्ट कर गया, या अगर मोल में है तो मोलरिटी में है तो x मोलरिटी रिएक्ट कर जाएगी, प्रेशर में तो प्रेशर रिएक्ट करेगा। इसका कितना बनेगा हम समझ सकते हैं, इसका बन जाएगा 3x और इसका कितना बन जाएगा x/3। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो टर्म डिफाइन होती है वो रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होती है, यानी यहाँ पर किसके लिए डिफाइन हो जाएगी, x गैस के लिए डिफाइन हो जाएगी। तो x गैस के लिए कैसे डिफाइन होगी जरा देखिए, डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है इसका, तो डिसोसिएटेड अमाउंट है अपने पास x अपॉन इनिशियल अमाउंट कितना है a। तो क्या मैं x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ बताइए, a अल्फा। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर अपन कहेंगे तो a माइनस एक्स, तो x को क्या लिख सकते हैं a माइनस a अल्फा, और इसको a अल्फा लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3a अल्फा, इस तरीके से। और ये कितना हो जाएगा a अल्फा/3। ये अल्फा की टर्म में हमें लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के देगा यानी टाइप थर्ड के क्वेश्चन देगा तो हमें अल्फा के टर्म में लिखना आना चाहिए, यानी कि हम क्वेश्चन में a माइनस एक्स की जगह a माइनस a अल्फा लिख कर ही काम करेंगे। हमको सिर्फ प्रिकॉशन इतना सा रखना है कि जहां पर मैं माइनस एक्स लिखता था स्टार्टिंग करने पर, वहां x की जगह क्या लिख दूंगा, a अल्फा लिख दूंगा। देखते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो ये रहा क्वेश्चन है N2O4 गैस से बन रहा है NO2 गैस एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर और अल्फा दे रखा है 0.5 या 50%। मतलब ये बोल रहा है कि आधा जो रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हो गया, रिएक्ट कर गया। तो बोल रहा है कि केपी का वैल्यू क्या होगा। अब स्टूडेंट्स रिएक्शन में इनिशियल अमाउंट कुछ भी नहीं दिया हमको। जब इनिशियल अमाउंट हमको कुछ भी नहीं दिया तो हम इसको 1 मोल मान के काम कर सकते हैं या a मोल मान के भी काम कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a मोल भी मानकर अगर अपन काम करेंगे तो a से a क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। समझते हैं, देखो कैसे स्टूडेंट्स। मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 पर इसका a मोल प्रेजेंट था, a मोल इसका प्रेजेंट था, ये नहीं है इनिशियली। अब अपन अल्फा की प्रॉब्लम है तो a माइनस एक्स लिखने की जगह क्या लिखेंगे, t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर लिखना क्या चाहिए, a माइनस एक्स। लेकिन मैंने आपको बताया अल्फा की प्रॉब्लम है तो x की जगह क्या लिखेंगे, a अल्फा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस a अल्फा और a माइनस a अल्फा, यहाँ इसको बैलेंस करें तो इधर 2 आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2a अल्फा। बैलेंस करके रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हमको। तो ये आ गया इस तरीके से। ये अपन ने मोल के टर्म में लिखा। अब मोल के टर्म में लिखा तो बताओ Kp इक्वल्स टू क्या होगा, Kp इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल और ब्रैकेट में Pt अपॉन Nt का होल पावर डेल्टा Ng। तो करते हैं, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, NO2 के मोल हैं 2a अल्फा, तो 2a अल्फा का पावर कितना लग जाएगा 2। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं a माइनस a अल्फा का पावर 1। यहां पर टोटल प्रेशर आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो टोटल प्रेशर उसने कितना दे रखा है जरा देखिए 2 एटमॉस्फेयर।
तो ये जाएगा 2 एटमॉस्फेयर अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल एनटी आएगा नीचे, तो टोटल मोल इन सब का सम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा प्लस 2 ए अल्फा यानी ए प्लस ए अल्फा का होल पावर डेल्टा एन जी यानी 1। और यहां से अपन चाहें तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, इसको आगे अगर अपन सोल्व करें देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा, के पी इक्वल्स टू, यहां से जरा देखिए 4 8 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। जरा देखिएगा स्टूडेंट्स 8 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमने जो इनिशियल मोल ए मोल माना था वो ए से ए कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ भी मोल अपन मान के करते स्टार्टिंग में अल्टीमेटली तो वो नीचे कैंसिल आउट होने थे, और कैंसिल आउट होने थे तो हम ये समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की प्रॉब्लम्स में अगर हमको इनिशियल अमाउंट नहीं दिया जाए तो हम उसे ए मोल मान के कर सकते हैं, और एक ही जगह चाहें तो 1 मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ए से ए कट जाएगा तो 1 मान के करते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। यानी अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की प्रॉब्लम्स में अगर कभी हमें रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट नहीं दिया जाए तो रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट हम 1 मोल लेकर काम कर सकते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स, तो केपी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। केपी का वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 8 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ से स्टूडेंट्स अपन अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8/3। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्फा वाली प्रॉब्लम अपन देख रहे थे, टाइप 3 प्रॉब्लम। अब टाइप 3 प्रॉब्लम में क्या होता है, कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि अपने से हो डायरेक्ट अल्फा ना देकर एम ऑब्जर्व या रिएक्शन मिक्सचर का एवरेज मोलर मास हमको देता है, उससे अल्फा कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर अल्फा से हमको केपी केसी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। बात आती है सर क्या कहना चाह रहे हो, तो यहाँ समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर ए गैस से आपका बन रहा है ईटा बी गैस, और t इक्वल टू 0 पर अपन ने इसका ले रखा है ए मोल। अगर इसका ए मोल ले रखा है तो a माइनस एक्स होगा इक्विलिब्रियम पर। मैंने अभी आपको कहा था कि हम चाहें तो x की जगह ए अल्फा लिख सकते हैं, तो ये ए अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा ईटा ए अल्फा। अब हम रेशियो निकालते हैं ऑब्जर्व्ड मोल का थ्योरेटिकल मोल के साथ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल? ऑब्जर्व्ड मोल का मतलब हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाने के बाद टोटल मोल कितने थे, और थ्योरेटिकल मोल इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग में हमने रिएक्टेंट के कितने मोल लिए थे। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाने के बाद टोटल मोल हो जाएंगे ए के मोल प्लस बी के मोल। ए के मोल होंगे ए माइनस ए अल्फा और बी के मोल होंगे ईटा ए अल्फा, तो टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल ये मोल हो जाएंगे ऑब्जर्व्ड मोल पूरी रिएक्शन मिक्सचर के एट इक्विलिब्रियम पर अपॉन थ्योरेटिकल, यानी बाहर से अपन ने रिएक्टेंट के कितने मिलाए थे ए, तो ए हो जाएगा। यहां से अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो ए से ए कॉमन आके कट जाएगा, और थोड़ा सा अगर अपन रीअरेंजमेंट करें तो ये एक्सप्रेशन अपने पास ऐसा आ जाएगा 1 प्लस ईटा माइनस 1 इंटू अल्फा। अब ये है ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल, और हमको पता है कि मोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। मोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो इसको हम लिख सकते हैं एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। एम थ्योरेटिकल क्या होगा, थ्योरेटिकल मोल थे किसके, ए के, मतलब इनिशियल मोल, तो एम थ्योरेटिकल होगा ए का मोलर मास, और एम ऑब्जर्व्ड क्या होगा रिएक्शन मिक्सचर का इक्विलिब्रियम पर एवरेज मोलर मास, या आप उसे ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी कह सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा, इसको अगर लिख दें तो एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू 1 प्लस ईटा माइनस 1 इंटू अल्फा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ईटा माइनस 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर अगर कोई पूछे कि ईटा क्या है, तो सिंपल सी बात अपन कह सकते हैं कि ईटा होगा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए रिएक्शन अगर ऐसे होती 2A से ये होता 5B, तो ईटा किसके बराबर होता, ईटा यहाँ पर होता 5/2 के इक्वल, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने को रिएक्टेंट का इससे अपन ने डेराइव किया है तो बंद करना पड़ेगा, और बंद करना पड़ेगा तो अपन ये कह सकते हैं ईटा इक्वल टू हो जाएगा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से ईटा निकाल लेंगे। इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम अपन देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
और हाँ, वेपर डेंसिटी में अगर इसको लिखना चाहें तो हमें पता है वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू होती है मोलर मास डिवाइड बाई 2। तो m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व, इसको क्या लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, मतलब मोलर मास का जो रेशियो होगा वही रेशियो वेपर डेंसिटी का भी होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ। तो अपन ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस ईटा माइनस 1 इंटू एल्फा इक्वल टू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। अब देख लेते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसी आ सकती है। इस तरीके से देखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ आपको N2O4 गैस के मिक्सचर की दे रखी है 40। अब ये मिक्सचर का मतलब इक्विलिब्रियम पर, जब N2O4 डिसोसिएट हो गया होगा कुछ पार्ट NO2 में, उस टाइम पर पूरे मिक्सचर की जो आपको एवरेज वेपर डेंसिटी वो दे रखी है 40 और टोटल प्रेशर दे रखा है 10। पूछा है बताइए केपी का वैल्यू क्या होगा। दिस इज बेसिकली केपी का वैल्यू क्या होगा। तो अगेन ये अल्फा वाली ही प्रॉब्लम है, लेकिन अल्फा डायरेक्ट ना देकर उसने अपने को क्या दे दिया है, उसने अपने को ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी दे दी है। मतलब इक्विलिब्रियम पर जो वेपर डेंसिटी है उसका वैल्यू देकर पूछ रहा है कि केपी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम अल्फा निकाल सकते हैं। कैसे निकाले अल्फा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस ईटा माइनस 1 इंटू एल्फा, यहाँ पर हो जाएगा वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड। अब ईटा कितना हो जाएगा, यहां से अपन समझ सकते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कितना होगा 2/1 माइनस 1 इंटू एल्फा इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल किसकी होगी, रिएक्टेंट की। N2O4 का मोलर मास अगर हम निकालें तो 92 आता है, तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी 46। सो ये हो जाएगा 46 और ये अपने को दे रखा है 40। यहाँ से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आएगा, अपन देख सकते हैं 6/40। 6/40 का मतलब अल्फा हो जाएगा हमारे पास 3/20। 3/20 अल्फा का वैल्यू अपने पास आ गया, और अल्फा का वैल्यू आ गया तो अब नो डाउट अपन इसका केपी निकाल सकते हैं। अब अपने को इनिशियल अमाउंट नहीं दिया तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल अमाउंट नहीं दिया तो ए मोल मान सकते हैं, या मैंने अभी आपको समझाया कि ए मोल की जगह चाहें तो 1 मोल मान के भी कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे क्या हो जाता है आपका कैंसिल आउट। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग का t = 0 का इसका अमाउंट कितना था 1 मोल। 1 मोल ए मोल मान के भी कर सकते थे। t = t इक्विलिब्रियम पर, t = t इक्विलिब्रियम पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एल्फा। अब ये मोल के टर्म में आ गया तो केपी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे केपी का वैल्यू, केपी इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो 2 एल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, ब्रैकेट में टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 10 अपॉन टोटल मोल। अब टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1 माइनस एल्फा प्लस 2 एल्फा कितना जाएगा 1 प्लस एल्फा, डेल्टा एन जी कितना जाएगा 1। तो केपी यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करें तो केपी क्या हो जाएगा जरा देखिएगा 4 यानी 40 एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, और एल्फा का वैल्यू हमारे पास है 3/20, ये यहाँ पर रखेंगे तो केपी का वैल्यू आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स इसमें अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट ना देकर हमें एवरेज मोलर मास यानी ऑब्जर्व मोलर मास या ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी देगा, जिससे हमें कैलकुलेट करना रहेगा। ले चैटेलियर प्रिंसिपल इस बात को डिनोट करता है कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है और उसमें कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस में चेंज कर दिया जाए, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, तो उन चेंजेस से इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी या नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अपन के इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज करने से रिएक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं कोई रिएक्शन अपने पास है, ए से बी रिएक्ट करके सी और डी प्रोड्यूस कर रहा है। अभी मान लेते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, तो केसी बराबर क्यूसी होगा और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए अपन ए के अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो जैसे ही मैं ए के अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो कम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो तो कम हो जाएगा, लेकिन के वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें सेकंड वीडियो में देखा हुआ था कि के का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। तो के का वैल्यू वही रहेगा, लेकिन क्यू का वैल्यू कम हो जाएगा ए को ऐड करने से। तो क्यूसी का वैल्यू कम हो जाएगा केसी से ए को ऐड करने पर, और क्यू अगर कम हो जाएगा
तो वापस वो K के बराबर होने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी। इसी तरीके से अगर C को ऐड कर दें तो C को ऐड करने से Q का जो वैल्यू है QC का वो ज़्यादा हो जाएगा KC से, और QC का वैल्यू अगर KC से ज़्यादा हो गया तो QC वापस KC के बराबर होने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? हाँ, इसी तरीके से अगर अपन देख सकते हैं कि A को रिमूव कर दिया, अगर A को रिमूव कर दिया जाए तो A को अगर रिमूव करूंगा यानी A को कम करूंगा तो वापस A को कम करने से भी क्या होगा, QC ज़्यादा हो जाएगा किससे, KC से, और QC ज़्यादा हो जाएगा KC से तो भी रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लग जाएगी। यानी इस सिचुएशन में भी रिएक्शन का जो नेट डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं Q की हेल्प से, Q का K से कंपैरिजन करके कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं, डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। डायरेक्ट याद रख सकते हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। इसी का उल्टा कर सकते हैं, अगर रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी और प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। हाँ, इसमें एक प्रिकॉशन स्टूडेंट्स अपने को रखना पड़ेगा। वो प्रिकॉशन क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है तो उसके अमाउंट को कम या ज़्यादा करने पर Q पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर B अगर एक सॉलिड होता तो यहाँ पर B की जगह कितना एम्पियर होता, 1, तो B के अमाउंट को हम कम या ज़्यादा करते तो उससे Q पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ 1 का 1 ही आता और Q पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिएक्शन ना तो नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती ना नेट बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस को इक्विलिब्रियम पर ऐड करने पर नेट रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये था अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर क्या चेंजेस आएंगे। सिमिलर अगला इंपैक्ट अपन देख लेते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा। इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर चेंज करने से नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर वापस इक्विलिब्रियम पर Kc बराबर QC है। अब हम दो तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू बढ़ जाता है। ध्यान रखिए Kc चेंज हो रहा है, अभी QC चेंज नहीं हो रहा। तो Kc का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो Kc ज़्यादा हो जाएगा QC से, और QC से अगर Kc ज़्यादा हो गया तो फिर QC अप्रोच करने की कोशिश करेगा Kc को, और अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इसी तरीके से अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ने पर Kc का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम हो जाता है, और Kc का वैल्यू अगर कम हो गया QC से तो QC फिर Kc को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और QC Kc को अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन पर आती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर कम करने पर उससे जस्ट उल्टा इफेक्ट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर कम करने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी और टेम्परेचर कम करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद स्टूडेंट्स अपन इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम देख लेते हैं। अगर अपने से बाय डिफ़ॉल्ट ये कहे कि प्रेशर को चेंज किया जा रहा है तो प्रेशर को चेंज करने का मीनिंग होता है कि वॉल्यूम चेंज करके किया जा रहा है उसको चेंज। जैसे प्रेशर को बढ़ाना, प्रेशर को बढ़ाने का मतलब होता है वॉल्यूम को कम करना इनडायरेक्टली, अगर और कुछ अदरवाइज मेंशन ना हो तो। और यह कहता है प्रेशर को कम करना तो इसका मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना उसका मीनिंग होगा। तो यानी प्रेशर को बाय डिफ़ॉल्ट चेंज वो किससे करेगा, वॉल्यूम से। तो प्रेशर को हम वॉल्यूम से कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम मोल के टर्म में अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था अपन एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन और मोल दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, तो मोल के टर्म में ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 केस बन सकते हैं। डेल्टा एन जी लेट सपोज 0 से बड़ा है, यानी डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो आप जब वॉल्यूम को बढ़ाओगे, समझिएगा वॉल्यूम को बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाने का ही मतलब क्या होगा, प्रेशर को कम करना। तो वॉल्यूम को जब आप बढ़ाओगे डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो बी नीचे आएगा, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है तो बी नीचे आएगा।
और बी नीचे आएगा तो बी को बढ़ाने से क्यूसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बी जैसे ही बढ़ेगा क्यूसी कम हो जाएगा, के पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि के किस पर डिपेंड करता है आपका, के डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो आपका वॉल्यूम को जैसे ही बढ़ाओगे क्यूसी कम हो जाएगा केसी से, और क्यूसी कम हो जाएगा केसी से तो फिर इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगे, रिएक्शन में क्यूसी कम हो गया केसी से तो क्यूसी अचीव करने की कोशिश करेगा केसी को, क्यूसी को बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसी टाइप से अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हो तो सुनिएगा, डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो बी वाला टर्म ऊपर आ जाएगा इसके नेगेटिव होने पर। तो फिर वॉल्यूम बढ़ाने पर या प्रेशर कम करने पर क्या होगा, वॉल्यूम जैसे ही अगर हम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम जैसे ही हम अगर बढ़ाएंगे, अगर ये नेगेटिव है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्यूसी बढ़ जाएगा, और क्यूसी बढ़ जाएगा इस तरीके से इस तरीके से आएगा, क्यूसी बढ़ जाएगा केसी से, और क्यूसी बढ़ जाएगा तो रिएक्शन किधर आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। और अगर डेल्टा एन जी जीरो हो तो डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो ये टर्म अगर जीरो हो गई तो 1/b का होल पावर जीरो, तो 1/b का होल पावर जीरो कितना हो जाएगा, वो b के टर्म वहाँ से हटी जाएगी, 1 हो जाएगा। तो इसमें फिर आपका वॉल्यूम बढ़ाने पर या प्रेशर कम करने पर Q पर कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, तो Q ना तो केसी से ज़्यादा होगा ना केसी से कम होगा, यानी मतलब इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसको डायरेक्ट कैसे याद रखा जाए, क्योंकि यहाँ से तो हर बार चेक करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसमें। तो इसमें हम डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होगा, प्रेशर कम करना। वॉल्यूम बढ़ाने पर या प्रेशर कम करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर गैसियस मोल्स बढ़ रहे हों, जिधर गैसियस मोल्स बढ़ रहे हों। तो हम ऐसे देख लेंगे कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर किधर जाएगी, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में मोल बढ़ेंगे गैस के। डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। और डेल्टा एन जी जीरो है तो ना तो फॉरवर्ड में मोल बढ़ रहे होंगे ना बैकवर्ड में बढ़ रहे होंगे, तो रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाने से जो इफेक्ट आएगा उसका जस्ट उल्टा इफेक्ट किससे आएगा, वॉल्यूम कम करने से आएगा। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम एंड प्रेशर का इफेक्ट चेक कर सकते हैं। प्रेशर का चेक करने के लिए दे तो पहले उसे वॉल्यूम से कोरिलेट कर लीजिए। जैसे आपसे बोले कि बताओ प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, तो इनडायरेक्टली आपको चेक किसका करना है, वॉल्यूम कम करने का। आपको बोले प्रेशर कम करने का क्या होगा, तो इनडायरेक्टली चेक किसका करना है, वॉल्यूम बढ़ाने का। इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। लास्ट इसमें आ जाता है अपने पास कि मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को मिक्स करने पर क्या होगा, इनर्ट गैस अपन दो टाइप से मिक्स कर सकते हैं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर। तो पहले मिक्सिंग करते हैं अपन कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इनर्ट गैस को मिक्स किया जाए तो वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर को आप कांस्टेंट रख रहे हो, इनर्ट गैस मिक्स कर रहे हो तो मोल बढ़ेंगे। PV इक्वल्स टू nRT से इनर्ट गैस मिक्स करने पर मोल बढ़ेंगे और आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को मिक्स करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने पर अभी हमने देखा है कि रिएक्शन किधर चली जाएगी, जिधर गैसियस मोल्स ज़्यादा हों। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को मिक्स करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में गैसियस मोल्स बढ़ रहे हों। सेकंड आता है इनर्ट गैस को आप मिक्स करिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जरा देखते हैं इनर्ट गैस को मिक्स करने से क्या होता है। तो वापस अपन इसी से चेक कर सकते हैं, अभी इसी से पढ़ रहे थे अपन। तो Kc इक्वल टू QC है, इक्विलिब्रियम अभी मेंटेन है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, Kc बराबर QC है। इनर्ट गैस को आपने मिक्स किया, लेट सपोज आप मान लीजिए हीलियम को आपने ऐड किया, तो हीलियम को ऐड किया हीलियम को आपने ऐड किया तो इसमें C के मोल में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि C को तो ऐड नहीं किया। डी के मोल में कोई चेंज, वो भी नहीं आएगा क्योंकि डी को ऐड नहीं किया हमने, तो इनर्ट गैस को ऐड किया है। ए के मोल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बी के मोल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने ए बी सी डी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से किसी को ऐड नहीं किया, हमने इनर्ट गैस को ऐड किया है, वो रिएक्शन में आ ही नहीं रही है। साथ के साथ बताइए वॉल्यूम में कोई चेंज किया क्या, नहीं किया, क्योंकि वॉल्यूम क्या बना हुआ है हमारे पास, कांस्टेंट बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि ना तो ए बी सी डी के मोल में कोई चेंज आएगा, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। जब बताइए ना तो किसी के मोल में चेंज आ रहा ना वॉल्यूम में चेंज आ रहा, तो अपन ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं
कि जो Q का वैल्यू होगा वो चेंज ही नहीं होगा, यानी जो इक्वलिटी यहाँ पर बनी हुई है KC इक्वल टू QC वो डिस्टर्ब भी नहीं होगी, Q का वैल्यू वही रहेगा जो पहले था। और ये इक्वलिटी अगर डिस्टर्ब ही नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी नेट इक्विलिब्रियम किधर भी नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं होगा। बात आती है सर ये तो हमने या आपने एक्सप्लेन किया हमें किससे, QC की हेल्प से, अगर QP की हेल्प से करें तो भी समझ सकते हैं इसको। QP की हेल्प से अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो KP इक्वल टू QP है, इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश्ड है ना, तो आपने ABCD के तो किसी के भी मोल को ऐड नहीं किया। सो बात आती है कि सर ABCD के मोल को तो ऐड नहीं किया बट इनर्ट गैस के मोल को ऐड किया, इससे टोटल मोल तो बढ़ जाएगा। तो जरा देखते हैं, टोटल मोल बढ़ जाएगा PT अपॉन NT का होल पावर डेल्टा NG आएगा अगर प्रेशर वाले टर्म में अपन लिख रहे हैं तो, KP कैलकुलेट करने के लिए लिख रहे हैं तो आप जरा देखिए PV इक्वल्स टू क्या होगा, PV इक्वल्स टू होगा NRT। अब जरा देखिए टोटल मोल बढ़ेंगे तो ये NT तो टोटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और अब जरा देखिए PT अपॉन NT, PT अपॉन NT किसके बराबर हो जाएगा, RT अपॉन B के बराबर हो जाएगा। अब मुझे आप एक बार बताइए कि वॉल्यूम में हमने कोई चेंज किया क्या इनर्ट गैस को ऐड करने पर, नहीं किया। टेम्परेचर में कोई चेंज किया क्या, नहीं किया। तो बताइए PT अपॉन NT में कोई चेंज होगा क्या, उसमें भी चेंज नहीं होगा। बात आती है सर NT तो बढ़ जाएगा ना इनर्ट गैस को ऐड करने से, तो जितना NT बढ़ेगा उतना ही PT भी बढ़ जाएगा और PT अपॉन NT का रेशियो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं इनर्ट गैस को ऐड करने से इस टर्म पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इस टर्म पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी QP इक्वल टू जो KP है वो इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, QP का वैल्यू चेंज नहीं होगा और QP का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम रीअचीव होने के लिए किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स, इनर्ट गैस को ऐड करने पर, वॉल्यूम में चेंज करने पर, टेम्परेचर में चेंज करने पर, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज करने पर इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा। ये था केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, यानी जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। इसी टाइप से फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी होता है। तो देख लेते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स टेम्परेचर का इफेक्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम पर बिल्कुल वैसा ही पड़ता है जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम पर पड़ता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने देखा था अभी जब अपन देख रहे थे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी बिल्कुल वही होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, एक स्टेट से सब्सटेंस दूसरे स्टेट में जाएगा, एक फेज से दूसरे फेज में जाएगा, लेकिन टेम्परेचर वाइज वही चेंज आएगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं H2O लिक्विड से H2O गैस, डेल्टा H इसका पॉजिटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी इससे कुछ देर पहले, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब इसके बाद हमको प्रेशर का इफेक्ट चेक करना होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर का इफेक्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर बेसिकली वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर वॉल्यूम कम हो रहा हो या डेंसिटी बढ़ रही हो। जैसे कि ये अपने पास है ग्रेफाइट से डायमंड का इक्विलिब्रियम। अब आपसे कोई कहता है कि प्रेशर को हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ग्रेफाइट और डायमंड में डेंसिटी किसकी ज़्यादा, डायमंड की ज़्यादा, और डायमंड की ज़्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी फिजिकल इक्विलिब्रियम में जहां पर वॉल्यूम कम हो रहा हो या डेंसिटी बढ़ रही हो। तो स्टूडेंट्स अब अपन ये देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो दो केस आते हैं। पहला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बेहद कम है। बेहद कम का मतलब अपन किससे कम मानेंगे, 10⁻³ से अगर कम है तो उसे बहुत कम हम कंसीडर करके चलेंगे। किस तरीके से, एक प्रॉब्लम के थ्रू देख लेते हैं। ये अपने को इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी गई है, इसमें इनिशियल अमाउंट 1/10 मोलर है रिएक्टेंट का, बी और सी नहीं है, और अपने को ये पता करना है कि प्रोडक्ट कितना होगा, यानी बी और सी का अमाउंट इक्विलिब्रियम पर कितना होगा। तो उसी तरीके से जैसे पहले करते थे
T इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम 1/10 माइनस एक्स और एक्स हो जाएगा। लेकिन आप देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बेहद कम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बेहद कम हो तो आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बेहद कम है तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का वैल्यू काफ़ी कम होगा, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का वैल्यू काफ़ी कम होगा, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो नेग्लिजिबल अमाउंट में फॉर्म होगा। तो प्रोडक्ट अगर नेग्लिजिबल अमाउंट में फॉर्म होगा तो एक्स का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0, और x का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1/10। ये अपने पास आ जाएगा 1/10 के बराबर, और इसको अपन x ही रहने देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो इनको बना के लिख नहीं सकते। अब x कैसे निकाल सकते हैं, 10⁻⁵ इक्वल्स टू x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² 1/10 हो जाएगा अपने पास। और यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 10⁻⁻3, यानी अपन ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर b और c का जो अमाउंट होगा वो 10⁻3 मोलर होगा। सिमिलर वे में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इसी एग्जाम्पल में मान लेते हैं 10⁻+5 है, तो अपन ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारा रिएक्टेंट रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम 1/10 माइनस एक्स, ये बन गया x और x। अब अपन ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो सारा रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x का वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा, x का वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाएगा 1/10। यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा 1/10, यहाँ रख दें तो 1/10। और अब a का वैल्यू अपन कैसे निकालें, क्योंकि वो लगभग 0 है, एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, तो कैसे निकाल सकते हैं, 10⁻+5 इक्वल्स टू b की कॉन्सेंट्रेशन 1/10, c की कॉन्सेंट्रेशन 1/10 अपॉन a की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 1/10 माइनस एक्स। यहाँ से 1/10 माइनस एक्स का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, 1/10 माइनस एक्स, इस टर्म का मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आपको ये वैल्यू जो आएगा वो लगभग आ रहा है। यहाँ से अगर अपन निकालें तो 10⁻⁷ 10⁻⁷। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक से ज़्यादा रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम एक ही कंटेनर में एक साथ बनेगा। क्या कर सकते हैं जरा देखिए, यहाँ पर मान लीजिए A है, A का इनिशियल अमाउंट A है और D का इनिशियल अमाउंट B है, लेट सपोज। तो इसमें से माइनस x गया तो ये क्या हुआ x और x, इसमें से मान लीजिए y गया तो ये क्या होगा y और y। टोटल b कितना हो जाएगा, यहाँ से x बना और यहाँ से y, तो x प्लस y, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा b का। यहाँ पर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको दिए जाएंगे, इसका है Kp1, तो कैसे इक्वेट करा देंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, और इसका इसी तरीके से Kp2, ये कितने के बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन हो जाएगा b माइनस वाई। इन दो से सेटिस्फाई कराने के बाद कुछ हमको यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन होंगी और जिनसे कुछ अननोन्स निकालने रहेंगे। अगर मान लीजिए आपको a b और x y दिया जाता है तो Kp1 Kp2 निकालने के लिए बोल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है Kp1 Kp2 देकर x या y निकालने के लिए आपसे बोल दे। कभी कभी इसमें टोटल प्रेशर का वैल्यू भी देता है, यानी रिएक्शन मिक्सचर्स का टोटल प्रेशर। तो जैसे इनका टोटल प्रेशर अगर अपने को निकालना है तो टोटल प्रेशर क्या होगा, a का प्रेशर, मान लीजिए अगर ये प्रेशर वाले टर्म होते तो a का प्रेशर a माइनस एक्स, b का प्रेशर x प्लस वाई, ये b का प्रेशर, c का प्रेशर कितना हो जाएगा x, d का प्रेशर कितना हो जाएगा b माइनस वाई, b का तो हमने ले लिया और e का प्रेशर क्या हो जाएगा y। लेट सपोज इसका कुछ वैल्यू दे रखा है तो p टोटल। कई बार ये वैल्यू अपने को देता है तो वो वैल्यू अपने को किसके इक्वेट करनी, इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर कभी सॉलिड दे दिया जाए, ये सॉलिड, तो स्टार्टिंग में डैश लगाना है क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास हमको 1 लेना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसको नहीं रखेंगे। तो मान लेते हैं ये x होगा, ये y होगा, सॉरी ये x है, तो ये भी कितना बनेगा x, क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है।
इधर से मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये बी रहा होगा, बी में से बाई गया होगा, तो ये कितना बनेगा, बाई और बाई बनेगा। तो बताइए सी का टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब वापिस भाई KP1 KP2 हमको दिए जाएंगे, तो KP1 किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई के, KP2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई के। अब यहां पर अपने को KP1 KP2 के वैल्यू देकर xy पूछ सकता है, या xy के वैल्यू देकर KP1 KP2 पूछ सकता है। इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें बनेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।